अब आ जाते हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट जो है बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट, जुडिशियल, इलेक्टोरल पावर्स होती हैं और उसके अलावा जो भी इनमें नहीं आती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स की मैं बात करूँ तो यूनियन लिस्ट पे सभी मैटर्स पे पार्लियामेंट रूल्स बना सकता है, रेसिड्यूल मैटर्स पे भी पार्लियामेंट ही रूल्स बना सकता है। ओके, अब एक चीज़ है कि 1935 एक्ट में रेसिड्यूल पावर्स जो है प्रोविंसेस को दिए गए थे, बट वी डू नॉट फॉलो दैट फेडरल सिस्टम ऑफ 1935 एक्ट। ना कमिंग बैक, यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा मैटर्स होते हैं 97 मैटर्स, और स्टेट लिस्ट में 59 होते हैं और करंट में 52 होते हैं। एनी विच वे यूनियन लिस्ट के मैटर्स पर वो रूल्स बनाते हैं और कंकरेंट पे भी उनके ओवरराइडिंग रूल्स होते हैं। स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे यूनियन जो है वो रूल्स बना सकती है कब, जब राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है इस इफेक्ट में, जब उस समय पे नेशनल इमरजेंसी चल रही है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, तो एक ही स्टेट के लिए तभी बना सकता है पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है वहाँ पे। उसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड लास्टली 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स ने जॉइंट डिमांड की है पार्लियामेंट से तब। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट होने चाहिए और जॉइंट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा ऑर्डिनेंस को अप्रूव करता है पार्लियामेंट 6 वीक्स के अंदर, यानी 1.5 महीने में। एंड एग्जीक्यूटिव जो है, जो कि पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस बनाता है। फिर आ जाएंगे हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके थ्रू की जाती है? तो एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नीडलेस टू से। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस लाए हैं कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा सके, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। एंड कमिटीज़ वगैरह भी बनाई गई हैं ताकि एग्जीक्यूटिव के जो काम हैं उन पे कंट्रोल रखा जा सके। ठीक है, और मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब भी कोई कहे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू लोकसभा, ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू द लोकसभा। एंड हालांकि एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री अंडर हिज चार्ज। लेकिन ऐसा कुछ भी लोकसभा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब तक कि कॉन्फिडेंस होता है गवर्नमेंट में लोकसभा का, तब तक ही वो चलेगी। ठीक है, और लोकसभा जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब एक्सप्रेस कर सकती है? अब फ़र्क है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करने में और उसके अलावा डिफीट ऑफ गवर्नमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट में। कुछ एक ऐसे बिल्स हैं, कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जो कि अगर प्रूव हो जाएं, जो असल में हो जाएं, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना ही देना पड़ता है। और कुछ चीज़ें हैं कि अगर वो हो जाएं तो गवर्नमेंट इमीडिएटली रिज़ाइन नहीं देती है, बट इट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस आसानी से उस समय पे किया जा सकता है। तो क्या है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना ही देना पड़ेगा। पहला, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ है। दूसरा, अगर मनी बिल रिजेक्ट हो गया है। और तीसरा, अगर कट मोशन पास हो गया है। और फाइनली, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। हालांकि अगर सेंशर मोशन या एडजॉर्नमेंट मोशन आया है, वो पास हो गया, या डिफीट ऑफ गवर्नमेंट होता है ऑन एनी वाइटल इशू, इट रेजेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस एंड दे डू नॉट हैव टू एसेंशियली रिज़ाइन एट दैट टाइम। सिर्फ जो 4 चीज़ें मैंने कही हैं उन्हीं के होने पर उन्हें इमीडिएटली रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल हम देख के आ ही चुके हैं। ठीक है, वो हो सकता है इन बजटरी कंट्रोल हो सकता है, जो हम पीछे देख के आए हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स, इनैक्टमेंट ऑफ बजट, या पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी हो सकता है कि बजट के बाद कैसे फाइनेंशियल कमिटीज़ उसको एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CAG का रिपोर्ट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है इन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, एंड अगर कोई भी ग्रांटेड मनी है विच इज़ नॉट स्पेंट, तो वो वापस आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, और वो लैप्स होके वापस आ जाता है। और
इसको कहते हैं रूल ऑफ लैप्स। अब इसको अवॉइड करने के लिए मार्च में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिसे कहते हैं मार्च रश। कारण क्या है लैप्स, रूल ऑफ लैप्स का, कि कोई भी गवर्नमेंट सीक्रेटली कोई रिजर्व फंड ना बिल्ड कर ले, ठीक है। अब अगर लैप्स होना ही है तो गवर्नमेंट थिंक के बेटर है कि इसको स्कीम के लिए ही यूज़ कर ले, लेकिन अगर फंड्स लैप्स नहीं होंगे तो सरकार हो सकता है इकट्ठा करती रहे और जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है उसको तो कम करती रहे, अपने पास पैसा इकट्ठा करती रहे। इन दैट केस जो है करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आ जाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर, कि पार्लियामेंट का ही कंट्रोल होता है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक्सेप्ट स्टेट लेजिस्लेचर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने बोल दें वो है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन 368 के अंडर वो नहीं आता क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, बट एनी विच वे, ठीक है। और 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो सकता है, वो भी हम जानते हैं। बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं जो कि केशवानंद भारती केस में दिया गया था और मिनेर्वा मिल्स केस में उसको रीअफर्म किया गया था। फिर आ जाते हैं जुडिशियल पावर्स। तो जुडिशियल पावर्स बस इम्पीचमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशंस को, कमिश्नर्स को और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स को। इट कैन पनिश इट्स मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑल्सो, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये सब चीज़ हैं। फिर आ जाएंगे हम इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। तो इलेक्ट करते हैं ये प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये रेगुलेट कर सकते हैं इन सभी के इलेक्शंस को भी, दैट इज इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेस एंड टू द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, ठीक है। तो पार्लियामेंट का इन सब में, स्टेट लेजिस्लेचर में भी काफ़ी थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। Accordingly, Parliament enacted the Presidential Vice Presidential Election Act, Representation of People's Act, और ये दो हुए 50 और 51 के। अब ये नोटिस करना कि वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट जो है 1952 में एक अलग से एक्ट पास किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कवर नहीं किया जाता है। उसके अलावा क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के? इट सर्व्स एज डिलिबरेटिव बॉडी, इमरजेंसी अप्रूव करती है, क्रिएटर ऑफ पॉलिशन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हालांकि ये हमने देख लिया है उनका कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में, और चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, इंक्रीज डिक्रीज ऑल्टर एरिया, ठीक है। और इट कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट ऑल्सो। तो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक्सपैंड करना वो कर सकते हैं, कर्टेल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है पार्लियामेंट। और उसके अलावा कोई भी दो स्टेट्स के लिए या यूटीज़ के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो 3 पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए फंक्शन करता है। अब हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा, कहाँ पर वो इक्वल टू लोकसभा है, कहाँ वो अनइक्वल विद लोकसभा है, या कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के। तो सबसे पहले आ जाते हैं इक्वल टू लोकसभा के इसमें, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 2 की बात हो रही है, फाइनेंशियल बिल 2 जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर की बात करता है। फिर इलेक्शंस और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेंगे और अग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो हालांकि दिस कैन बी कॉल्ड एज अ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। फिर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वगैरह। अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे होता है। हालांकि रिमूव करनी है इमरजेंसी सिर्फ लोकसभा के इस पे भी हो सकता है, बट ठीक है। फिर आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वो इस हाउस से भी आ सकते हैं या कोई भी मिनिस्टर्स इस हाउस से भी आ सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स कंसीडर करना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो भी ये बराबर में कर लेते हैं। और इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, तो इनलार्ज कर सकते हैं, हमने कहा था पार्लियामेंट, यूपीएससी या सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, तो उसमें राज्यसभा भी भाग लेती है। अब अनइक्वल स्टेटस विथ लोकसभा, इन द फॉलोइंग मैटर्स द पावर्स एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर इन अनइक्वल टू द लोकसभा।
फिर आ जाएंगे किस में है, मनी बिल में है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल बिल 1 में है, जो कि मनी बिल 110 के मैटर्स प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन की बात करते हैं। जॉइंट सिटिंग की बात, अगर जॉइंट सिटिंग है उसमें, डिमांड फॉर ग्रांट्स में, और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जैसा कि मैंने कहा वो लोकसभा के कहने पे भी हो सकता है, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सब चीज़ों के लिए राज्यसभा के पास थोड़ी सी कम पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स, नई ये स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट को ऑथोराइज़ कर सकता है। कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो ये बना सकते हैं। लेकिन इनिशिएट मूव फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, जो मैंने कहा पीछे, स्पेशल पावर है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एट अ टाइम व्हेन लोकसभा इज़ डिसॉल्व, ठीक है, या फिर सेशन में नहीं है। लोकसभा बेसिकली डिसॉल्व है, सेशन में होना ना होना तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो कई बार राज्यसभा भी नहीं होती। ओके, तो जब तक कि लोकसभा नहीं आती तब तक भी राज्यसभा के रिकमेंडेशन के बाद ये इफेक्टिव रह सकती है इमरजेंसी, ठीक है। तो राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन की तरह वीक भी नहीं है, लेकिन सीनेट की तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और अब हम आ जाते हैं अगला जो है हमारा, क्या राज्यसभा हेल्प किस चीज़ में करती है। राज्यसभा हेल्प करती है कि हेस्टी इल कंसिडर डिसीजन ना लिए जाएं, रिप्रेजेंटेशन देती है प्रोमिनेंट एमिनेंट लोगों को, और फेडरल इक्विलिब्रियम को भी ये रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स और कहीं के नहीं हैं बल्कि स्टेट्स के और 3 यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में। ओके, हालांकि लोकसभा में सभी यूटीज़ रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 3 यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। फिर आ जाते हैं हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो कि आर्टिकल 105 में मेंशन है और इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिविलेजेस की जहाँ तक बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेजेस न केवल 2 हाउसेज और उसके मेंबर्स को दी है, बल्कि वो सभी लोग जिनको जो एंटाइटल्ड हैं टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, उनको भी दी है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्टर्स, जो कि एम्पावर्ड हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। 2 टाइप की प्रिविलेजेस होती हैं, कलेक्टिव और इंडिविजुअल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं प्रेसिडेंट को नहीं मिलती हैं, इवन दो द प्रेसिडेंट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं, हालांकि उसके पास खुद ही इतनी प्रिविलेजेस हैं, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। एनीवेज वे, पार्लियामेंट जो है अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकता है, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकता है, लेकिन दूसरों को रोक नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो कोई और भी अगर ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर परमिशन पब्लिश करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस हुई है तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिलेगा। फिर है, कोई भी स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम द सीक्रेट सिटिंग्स, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट सिटिंग में वो इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मैटर्स डिस्कस करते हैं। फिर है, रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, तो पार्लियामेंट अपना प्रोसीजर रेगुलेट कर सकता है। उसके अलावा एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर्स ऑल्सो, तो उस पर अपना जजमेंट भी दे सकता है, ठीक है, तो अपने रूल्स बनाएगा, उस पर अपने जजमेंट्स दे देगा। इसके लिए इसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। पनिश कर सकता है मेंबर्स और आउटसाइडर्स को फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट, किसके थ्रू, रिप्रिमांड के थ्रू यानी फॉर्मल डिसअप्रूवल, या एडमोनिशन यानी वार्निंग इशू करके। फिर आ जाएगा, इट कैन ऑल्सो इम्प्रिजन फॉर द सेम पर्पस, जो प्रिविलेजेस ब्रीच करने के लिए या कंटेम्प्ट के लिए जेल भी करवा सकता है किसी को भी, और एक्सपल्शन इन केस ऑफ मेंबर्स, तो सस्पेंशन या एक्सपल्शन भी करवा सकता है किसी भी मेंबर्स की इन केस ऑफ दिस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो न्यू कह दें कि एक्सपल्जन नहीं हो सकता है हाउस से इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है, वो बात गलत है, ठीक है ना। इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑन अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट या रिलीज ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, तो अपने मेंबर्स का ध्यान रखते हैं ये। अच्छा, दे कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड फॉर रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स, तो एक थोड़ा सा कोर्ट का सा भी काम कर सकते हैं ये। कोर्ट्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड है टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस या उसकी कमिटीज़, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है इन द प्रेमाइसिस
ऑफ द हाउस, या उस पर कोई भी लीगल प्रोसेस भी नहीं चलाया जा सकता इन द प्रेमाइसेस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो वो चाहे मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो। फिर आ जाते हैं हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस पर। अब इंडिविजुअल प्रिविलेज मतलब जो हर एक मेंबर है उसके पास अपनी जो प्रिविलेज होती है। तो वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है 40 डेज बिफोर, 40 डेज आफ्टर द सिटिंग और ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। क्रिमिनल कर दिया तो भैया कुछ नहीं कर सकते, दे हैव टू डील विथ इट। या प्रिवेंटिव डिटेंशन में है अगर कोई व्यक्ति, तो भी ऐसा नहीं है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाला जा सकता, डाला जा सकता है उसको। उस टाइम ये इंडिविजुअल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। और किसी भी कोर्ट में कुछ भी उन्होंने अगर कहा है पार्लियामेंट में, उसके लिए किसी भी कोर्ट वगैरह में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या कुछ वोट दिया है पार्लियामेंट में उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उसके अलावा कोई भी इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह दे सकता है। और ज्यूरी सर्विस से भी ये एग्जम्प्टेड होते हैं, वो एविडेंस देने के लिए या अपीयर एज विटनेस के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में हो मना कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब पार्लियामेंट सेशन में हो तभी की बात हो रही है, वरना वो उन्हें ये काम करना भी पड़ेगा। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी अथॉरिटी डिसरिगार्ड करती है या अटैक करती है प्रिविलेजेस या राइट्स या इम्यूनिटीज़ ऑफ द मेंबर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिव। ठीक है। तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है एंड इट इज़ पनिशेबल। उसके अलावा कोई भी एक्ट या करना या ना करना जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को या उसके मेंबर्स या उसके ऑफिसर्स को फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है या उनके अथॉरिटी के अगेंस्ट जाता है या ऑनर ऑफ द हाउस को के अगेंस्ट जाता है, तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हमने देख लिया और कंटेम्प्ट देख लिया। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या था कि उनकी इम्यूनिटीज़ प्रिविलेजेस वगैरह को अटैक करना, और कंटेम्प्ट मतलब उनकी बात ना मानना या उनको उनका काम करने से रोकना। ठीक है। या उनको डिसऑनर करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। नॉर्मली अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो बेसिकली अगर प्रिविलेज ब्रीच हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ही माना गया है। लाइकवाइज अगर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अपने आप हो ही जाते। तो इनमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। लेकिन कंटेम्प्ट जो है उसकी पावर्स वाइडर होती हैं, वो न केवल ब्रीच पर लिमिटेड हैं बल्कि कोई और डिसऑनर के लिए भी अप्लाई होती हैं, और न केवल मेंबर्स के लिए है बल्कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी होता है कंटेम्प्ट। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अभी जो मैंने ऊपर बोला इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में कि वो कुछ भी कहें पार्लियामेंट में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगर वो बोल रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हाउएवर हैज़ वाइडर इम्प्लीकेशन, ये मैंने बता दिया है। सिमिलरली एक्शंस विच आर नॉट ब्रीच ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज बट आर ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द हाउस दे अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन पढ़ के हमें पता पड़ गया है। ठीक है। जैसे अगर डिसओबीडियंस टू लेजिटिमेट ऑर्डर ऑफ द हाउस है, इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होगा। फिर आ जाएंगे सोर्सेज ऑफ प्रिविलेज, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 में एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है दो प्रिविलेजेस को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ दो प्रिविलेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, एक तो स्पीच का और पब्लिकेशन का। ठीक है। उसके अलावा अदर प्रिविलेजेस उसने कहा था कि वो सेम होंगी एज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसमें ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाला वर्ड हटा दिया गया, और उन्होंने कहा कि वो होंगी प्रिविलेजेस या सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस जो कि पार्लियामेंट ने कह दिया। ठीक है। प्रिविलेजेस वो होंगी, तो पार्लियामेंट आज तक बताता ही रहता है। ठीक है। अब पार्लियामेंट ने कोई ऐसा खास स्पेशल लॉ नहीं बनाया है, ठीक है, जो कि सारी प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर दे अभी तक। ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास 5 सोर्सेज आते हैं प्रिविलेजेस के। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि 2 मेंशन हैं, स्पीच और पब्लिकेशन। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट कहते हैं बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
उन्होंने ये बात कह दी। फिर आ जाएगा वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउस, तो रूल्स से भी मिलते हैं प्रिविलेजेस, कन्वेंशंस भी प्रिविलेजेस माने जाते हैं, दैट्स फनी, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। फिर आ जाते हैं हम सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे तो पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्युटली सॉवरेन होता है और सबसे सुप्रीम होता है, ठीक है। द पार्लियामेंट दे कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय द सेम प्रोसीजर्स ऑर्डिनरी लॉ, वहाँ पे ब्रिटिश में, और पार्लियामेंट्री लॉज जो है वो इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकता है जुडिशरी, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। इंडियन पार्लियामेंट में हालांकि वो सॉवरेन नहीं है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन हैं उस पर, ठीक है, जैसे कि रिटन नेचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एंड कुछ एक जो रिस्ट्रिक्शंस है ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट वो रखते हैं। लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मोरओवर, to effect certain amendments to the constitution, ratification of half of the state is also required, क्या है कि पार्लियामेंट में जो है अपनी लिमिट में उन्होंने काम करना रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब कर दिया। There is also a legal distinction between legislative authority and the constituent authority, ठीक है। तो क्या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट की कि वो लॉ बना सकते हैं, वो थोड़ी ओपन है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है वो थोड़ी बाउंड अथॉरिटी है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो देयर इज़ लीगल सेपरेशन, ओके। फिर आ जाता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें तो होता ही है। ब्रिटेन जो है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये याद रखा जाए, ब्रिटेन में फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म वैसे भी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छे से तो देखने को यूएस में मिलता है, पर ब्रिटेन में कोई फेडरलिज्म नहीं है, केवल एक सरकार है जो कि केंद्रीय सरकार है। तभी वो शुरू में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस करते थे, क्योंकि वो शुरू में तो अपने देश जैसा ही हमें बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये काम नहीं करेगा, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया आफ्टर द रिवोल्ट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट का चैप्टर, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कोई भी लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाया उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट भी पार्लियामेंट के लॉ को अल्ट्रा वायर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, एंड दिस कैन बी डन थ्रू जुडिशियल रिव्यू का पावर। फिर आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम मेकिंग अ लॉ दैट either takes away totally or abrogates in part the fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स पे भी लेने पर उन पर कुछ रोक लगाई गई है। हालांकि DPSP इतने वो नहीं हैं, जस्टिसेबल नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकते ये लोग। And the British Parliament also has not made any law that lays down the fundamental rights of the citizen। पर हमारे यहाँ पे fundamental rights are laid down। And it does not mean that British citizens do not have rights, उनके पास होते हैं, but there is no charter guaranteeing the rights, ठीक है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे है चार्टर अलग से। और USA में भी सॉवरेंटी ऑफ कांग्रेस इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।